डियर स्टूडेंट्स, आयनिक सॉलिड चैप्टर में सॉल्यूशन एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड टॉपिक में हम आज डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। जनरली हम बात करें कि किसी भी आयनिक सॉलिड को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो वो उसमें विलयशील होगा या नहीं होगा, ये हम यदि एनर्जी के रिस्पेक्ट में यदि बात करें, जालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा के रिस्पेक्ट में यदि बात करें, तो इनको हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि यदि विलायकन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है या हम जलीयोजन ऊर्जा की बात करें तो यदि उसका मान जालक ऊर्जा से अधिक होगा तो जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉलिड है, वो सॉल्युबल होगा। अदरवाइज यदि जालक ऊर्जा का मान है वो जलीयोजन ऊर्जा या विलायकन ऊर्जा की तुलना में अधिक होता है तो इस स्थिति में आयनिक सॉलिड है वो डिसॉल्व नहीं होता है या विलयशील नहीं होता है। इसके साथ ही हम किसी दूसरे फैक्टर की बात करें तो हम जो एंट्रोपी चेंज होती है डेल्टा एस, इसके मानों के आधार पर भी हम ये बता सकते हैं कि जो प्रोसेस होगा सॉल्यूशन का या विलायकन का वो अपने आप होगा या नहीं होगा, फिजिबल होगा या नहीं होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डेल्टा जी है जिसको हम बोलते हैं फ्री एनर्जी चेंज, इसकी वैल्यू यदि नेगेटिव आती है और ये डिपेंड करता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इक्वेशन होती है, वो होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डेल्टा जी है उसका मान यदि नेगेटिव आता है तो जो प्रक्रम होता है या जो सॉल्यूशन प्रोसेस होती है वो स्वतः प्रेरित होती है, मतलब अपने आप हो जाती है। और यदि डेल्टा जी का मान पॉजिटिव आता है तो इस प्रकार का जो प्रक्रम है वो अपने आप या स्वतः प्रेरित नहीं हो पाता है। यहाँ पर हम देखें कि जो डेल्टा एच है जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज, यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज है ये विलायकन ऊर्जा या विलयन ऊष्मा एल है, तो हम यहाँ पर इसको डेल्टा एच को एल से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी डेल्टा जी इज इक्वल टू एल माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पर दो प्रकार की स्थिति बन सकती है। मान लीजिए कि जो सॉल्यूशन प्रोसेस है वो जनरली या हम कहें कि मैक्सिमम इसी प्रकार की होती है कि उनमें जब हम प्रोसेस को यदि हम ऑब्जर्व करें तो वहाँ पर हीट है वो निकलती है, मतलब इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है वो मैक्सिमम ऊष्माक्षेपीय या एक्जोथर्मिक नेचर की होती है। और जब एक्जोथर्मिक नेचर की होगी तो जो विलयन ऊष्मा एल का मान है वो हमेशा नेगेटिव होगा और इस प्रकार जो ओवरऑल डेल्टा जी का मान आएगा वो भी डेफिनेट नेगेटिव आएगा। तो इस प्रकार का जो प्रक्रम है वो फिजिबल होगा, इजीली होगा। और यदि कोई इस प्रकार की जो प्रोसेस हो, सॉल्यूशन प्रोसेस हो, जिसमें एनर्जी है वो रिलीज नहीं हो पा रही बल्कि कंज्यूम हो रही है, इसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी प्रक्रम। तो इस प्रकार के प्रक्रम के लिए जब एल का मान पॉजिटिव है तो अब ये प्रक्रम केवल एक ही स्थिति में स्वतः प्रेरित हो सकता है, फिजिबल हो सकता है, यदि डेल्टा एस का मान बहुत ज़्यादा हो और इतना ज़्यादा हो कि ये जो ओवरऑल जो कैलकुलेशन है इसका जो रिजल्ट आए वो नेगेटिव आए। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव है और ये जो प्रोसेस है वो फिजिबल होगी, स्वतः प्रेरित होगी। अब हम बात करते हैं कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्यूशन प्रोसेस या हम हाइड्रेशन प्रोसेस की बात करें, जलीयोजन या विलायकन की बात करें तो इस प्रक्रम को ये अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले वो फैक्टर की हम बात करेंगे वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? हमने इसको इससे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। एक्चुअली जो इस प्रकार के सॉल्वेंट्स जो पोलर नेचर के होते हैं या ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं उनमें जब हम आयनिक कंपाउंड या आयनिक सॉलिड डिसॉल्व करते हैं तो ये
इन आयनिक कंपाउंड्स का जो विपरीत आवेशित जो आयन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत आकर्षण बल काम करता है, जिसके कारण ये बिल्कुल पास पास होते हैं और स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, प्रबल बंधे हुए होते हैं। इस प्रकार के बंधन को जो वीक करने का काम जो सॉल्वेंट करते हैं, इनकी जो कैपेसिटी होती है इस प्रकार के अट्रैक्शन फोर्स को वीक करके इनको सराउंड करने की या उनको घेरने की, तो ये जो वीक करने का जो काम करते हैं, इस कैपेसिटी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान किसी विलायक के लिए ज़्यादा होगा, उतना ही वो इजीली इस प्रकार के जो स्ट्रांगली बॉन्डेड जो आयंस हैं, कैटायन और एनायन, इनको इजीली अलग अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है। H2 के रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो H2 के लिए इसका मान होता है वो 80 होता है, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, और इसी कारण जो H2 है वो इजीली जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं या पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं उनको इजीली डिसॉल्व कर देता है। अब हम बात करें कि जो विलायकन ऊर्जा है उसमें और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसमें एक रिलेशन होता है, जिसको हम इस इक्वेशन के द्वारा देख सकते हैं यहाँ पर कि H इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 2r इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बढ़ेगा तो ये 1 अपॉन एप्सिलॉन वैल्यू है ये कम होगी, और ओवरऑल ये जो वैल्यू है ये बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बढ़ेगा तो विलायकन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। नेक्स्ट हम बात करें आयनिक साइज की, तो इसको हम दो प्रकार से इसको देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि जो लैटिस एनर्जी होती है वो किस प्रकार से डिपेंड करती है आयनिक जो साइज होती है कैटायन और एनायन की, और जो विलायकन ऊर्जा है H वो किस प्रकार से इन पे डिपेंड करती है। फिर हम दोनों को कंपेयर करते हैं कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो हमने इस वीडियो के स्टार्ट में हमने बात की थी कि जब विलायकन ऊर्जा का मान या जलयोजन ऊर्जा का मान चालक ऊर्जा की तुलना में अधिक होता है, तो इस प्रकार की कंडीशन में जो कंपाउंड है वो आसानी से विलय हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं जो डिपेंडेंस है या रिलेशनशिप है चालक ऊर्जा और जो रेडियस है आयंस की, उनमें U0 proportional to 1 upon D0 is proportional to 1 upon R plus R minus। D0 यहाँ पर जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये है, इसको हम इंटर आयनिक डिस्टेंस भी कह सकते हैं, अंतर्नाभिक की दूरी। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अंतर्नाभिक की दूरी का मान होता है वो दोनों आयंस की त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं विलायकन ऊर्जा की। तो विलायकन ऊर्जा है वो इसके साथ जो रिलेशन होता है रेडियस का वो इस प्रकार से होता है HS प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R माइनस। चूँकि हम जानते हैं कि जो आयन होते हैं उनमें जो ऋणायन होता है वो काफ़ी बड़े आकार का होता है, जबकि धनायन होता है वो काफ़ी छोटे आकार का होता है। तो यहाँ पर हम जब दोनों आयंस की जो रेडियस है वो जोड़ रहे हैं, और ये है 1 अपॉन R प्लस R माइनस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वैल्यू है R प्लस की वो इसकी तुलना में काफ़ी नेग्लिजिबल है या नगण्य है। तो हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि U0 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R माइनस। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि R प्लस का मान काफ़ी कम होता है, तो यहाँ पर जो ओवरऑल जो 1 अपॉन R प्लस की जो वैल्यू है वो आएगी, वो ज़्यादा आएगी, जबकि 1 अपॉन R माइनस का मान है वो काफ़ी कम आएगा, क्योंकि R माइनस का मान है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम इस 1 अपॉन R माइनस को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कंपाउंड्स की।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सोडियम के हैलाइड्स हैं, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, इनमें हम इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो देख रहे हैं। तो वो हम किस प्रकार से बताएंगे कि बढ़ी हुई है या कम हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कैटायन है वो अनचेंज है, वो सोडियम प्लस ही है, जबकि जो एनायन है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने एनायन को कौन से में कंसिडर किया था, केवल इसी में किया था, इसमें तो हमने इसको नेग्लिजिबल मान लिया था। तो अब हम जालक ऊर्जा के आधार पर ये सोलिबिलिटी बताएंगे। तो ये जालक ऊर्जा प्रोपोर्शनल टू 1/r-, तो जितना r- का मान ज़्यादा होगा उतना ही जालक ऊर्जा का मान कम होगा। तो हम देखेंगे कि सबसे बड़े आकार का ऋणायन कौन सा है, आयोडाइड है। तो 1/r- का मान मतलब 1/रेडियस ऑफ आयोडाइड, ये वैल्यू सबसे कम आएगी, छोटी आएगी, मतलब जालक ऊर्जा है वो इसके लिए सबसे कम होगी। और हम कहते हैं कि जब जालक ऊर्जा का मान कम होता है तो जो विलेयता है वो ज़्यादा होगी, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो विलायकन ऊर्जा है वो जालक ऊर्जा से अधिक होती है। मतलब जालक ऊर्जा यदि अधिक है तो उसकी विलेयता कम होती है, और विलायकन ऊर्जा या जलयोजन ऊर्जा ज़्यादा होगी तो उसकी विलेयता अधिक होगी। तो यहाँ पर सोडियम आयोडाइड की जो सोलिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, देन सोडियम ब्रोमाइड, देन सोडियम क्लोराइड, देन सोडियम फ्लोराइड। इसी तरह यदि हम बात करें ये जो एक ही जो एनायंस के साथ जो डिफरेंट टाइप के जो कैटायन है, इनके साथ जो मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं इनकी बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सल्फेट है ना वो कॉमन है सब में, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम, ये सीजियम, ये स्ट्रोंशियम, ये बेरियम, जब इनको हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो कैटायन की जो रेडियस है वो किस प्रकार से अफेक्ट करती है सोलिबिलिटी को। तो कैटायन के रिस्पेक्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो हम विलायकन ऊर्जा को कंसिडर करते हैं। HS प्रोपोर्शनल टू 1/r+। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो धनायन का आकार जितना बढ़ेगा 1/r+ का मान है वो उतना ही कम होगा, और उतना ही कम होगा तो जलयोजन ऊर्जा का मान भी उतना ही कम होगा, मतलब विलेयता कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि जितना छोटा आकार का धनायन होगा उसकी विलेयता अधिक होगी। तो यहाँ पर जो सोलिबिलिटी का ऑर्डर है वो मैग्नीशियम सल्फेट, देन सीजियम सल्फेट, देन स्ट्रोंशियम सल्फेट, देन बेरियम सल्फेट होगा। और इसी प्रकार एक एग्जाम्पल यहाँ एक ग्रुप के जो जितने भी एलिमेंट्स वो मेटल हैं, लिथियम टू सीजियम, इनकी फ्लोराइड के साथ जो आयनिक सॉलिड फॉर्म हुआ है उनको हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो वेरिएबल चीज़ है वो है कैटायन। तो यहाँ पर हम कैटायन की रेडियस देखेंगे, और कैटायन की रेडियस है वो इस ऑर्डर में बढ़ती है, जबकि जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो डिपेंड करती है चीज़ें वो विलायकन के साथ जो एंट्रोपी चेंज है वो भी यहाँ पर फैक्टर काम करता है। तो इसलिए जो एक ऑर्डर ये होना चाहिए था कि लिथियम फ्लोराइड के लिए सबसे ज़्यादा, उसके बाद तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो इस प्रकार से नहीं होकर इस प्रकार से होगा। सीजियम फ्लोराइड की विलेयता सबसे ज़्यादा, उसके बाद रुबिडियम फ्लोराइड, उसके बाद पोटेशियम फ्लोराइड, उसके बाद सोडियम फ्लोराइड और उसके बाद लिथियम फ्लोराइड। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए जिनके थ्रू हमने जो जालक ऊर्जा है और जो विलायकन ऊर्जा है उनको हमने अलग अलग से उनको याद किया है पहले, और उसके बाद में हमने उनकी जो वैल्यूज आई उनको हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर लिथियम फ्लोराइड के लिए जो जालक ऊर्जा और जो विलायकन ऊर्जा के मान है उनको हमने कंपेयर किया है, और फिर सोडियम फ्लोराइड के लिए हमने कंपेयर किया है। तो हम देखते हैं कि लिथियम फ्लोराइड के लिए जो जालक ऊर्जा है वो विलायकन ऊर्जा की तुलना में कम है। तो हम कह सकते हैं कि लिथियम फ्लोराइड है वो
इजीली सोल्यूबल होगा। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सोडियम फ्लोराइड है वो उसका मान है वो दोनों सोल्यूबल होंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं दोनों कंपेयर करते हैं तब क्या कंडीशन होती है। तो दोनों कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो चालक ऊर्जा है वो दोनों की कंपैरिजन में कितनी कमी आई है लिथियम फ्लोराइड की तुलना में सोडियम फ्लोराइड के लिए। और उसी के रेस्पेक्ट में हम विलायकन ऊर्जा है उसको भी कंपेयर करते हैं कि कितनी कमी आई और जो कौन सी एनर्जी में ज़्यादा कमी आई है कम कमी आई। तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि विलेयता है वो बढ़ेगी या कम होगी। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो जो लिथियम फ्लोराइड है उससे हम जब सोडियम फ्लोराइड की ओर मूव करते हैं तो यहाँ पर जो विलायकन ऊर्जा में वो कमी आती है वो 74.6% आती है, जबकि जालक ऊर्जा के मान में कमी आती है वो आती है 84.3%। मतलब जालक ऊर्जा में अधिक कमी आ रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विलेयता है वो बढ़ेगी, जो हमने अभी यहाँ देखा था। साथ में हम अब बात करेंगे आयनिक चार्ज की। तो आयनिक चार्ज क्या होता है? हमने आयनिक आकार की बात की थी अभी। आयनिक चार्ज की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो आयनिक सॉलिड जो फॉर्म हुआ है उसमें जो डिफरेंट जो अपोजिट चार्ज के जो आयनिक स्पीशीज है इनका जो इन पे जो चार्ज होता है वो उस पर डिपेंड करती है जो जालक ऊर्जा है और विलायकन ऊर्जा दोनों ही है। लेकिन यदि हम इन दोनों को तुलनात्मक रूप से यदि देखें तो जालक ऊर्जा का मान है वो आवेश पर ज़्यादा निर्भर करता है और आवेश जब बढ़ता है तो उसके मान में जो वृद्धि होती है वो विलायकन की तुलना में अधिक होती है। तो इस कारण हम ये कह सकते हैं कि जो अधिक आवेश के जो आयन्स होते हैं उनके लिए उनकी विलेयता वो कम होगी, क्योंकि उनके लिए जो जालक ऊर्जा है उसका मान अधिक होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायंस। तो जब हम कैटायंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जब इनमें जो एक दो प्रकार की जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है उनको यदि हम कंपेयर करें तो एक तो 8 इलेक्ट्रॉन व्यवस्था है जो कि अक्रिय गैस विन्यास है, और एक जो 18 इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था है उसको हम बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम इन दोनों कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो स्यूडो इनर्ट गैस जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें पोलराइज करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार का जो विन्यास रखने वाले जो आयन्स होते हैं कैटायंस होते हैं तो उनमें कोवलेंट जो करैक्टर है वो ज़्यादा आते हैं। कोवलेंट करैक्टर मतलब जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा कैटायन के द्वारा तो वहाँ पर हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड में जो सेल्सियस जो लक्षण है वो बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार जब कोवलेंट करैक्टर बढ़ेंगे तो विलेयता है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कि ऋण आयनों की जो ध्रुवणता है पोलराइजेबिलिटी है और जो कैटायंस की जो पोलराइजिंग पावर है वो किस प्रकार से इस जो सोल्युबिलिटी है इसको अफेक्ट करती है। तो इसके लिए हम आगे फेजांस रूल पढ़ेंगे और उसमें हम डिस्क्रिप्टिव मैनर में इसको डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में किस किस प्रकार की संभावनाएं होती हैं कोवलेंट करैक्टर बढ़ने की, और कोवलेंट करैक्टर यदि बढ़ता है तो जो विलेयता है वो कम हो जाती है। इसके बाद में हम बात करें कि नेक्स्ट फैक्टर की प्रेजेंस ऑफ द अदर कॉमन आयन्स। तो यहाँ पर यदि कॉमन आयन होंगे तो जो सोल्युबिलिटी है वो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण कम हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।